भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब तक लोगों को बजट से केवल टैक्स की छूट की जानकारी मिलने की उम्मीद रहती थी। यह छूट भी थोड़ी बहुत हुआ करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले वर्ष 12 लाख रुपए तक की आय को पूरी तरह कर मुक्त कर दिया है। इससे आम लोगों को बड़ा लाभ होगा। व्यावहारिक रूप से 12.75 लाख रुपए वार्षिक कमाने वालों को अब कोई कर नहीं चुकाना पड़ेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सांसद मनोज तिवारी ने बजट को लेकर क्या कुछ अपनी राय रखी, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बजट पे पूरा देश अपने अपने ढंग से चर्चा कर रहा है और मेरा मानना है कि ये बजट और हर बजट से अलग है। इस बजट को सही मायने में समीक्षा की आवश्यकता है। आमतौर पे हमारे देश में जब बजट आता था तो बहुतायत लोग ये देखते थे कि डायरेक्ट टैक्स में स्टेट किसी का हो, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार, मगर स्किल सेंटर चलाएगी केंद्र सरकार। इसको हम जितना दूर दूर तक पहुंचा सकें, हमारे बजट की ये बात बहुत अच्छे ढंग से जाएगी। इस बजट की दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे हिसाब से इस देश में 4 प्रकार के लोग, युवा, दूसरा महिला, तीसरा किसान और चौथा गरीब। और युवा जब तक स्किल्ड न हो तब तक हम उसके हाथों में रोजगार कौन देगा। कभी भी सहानुभूति करके कोई किसी को काम नहीं देता सर। काम हमेशा उसी को मिलता है। यहां तक कि अगर आप भी मीडिया चैनल में काम कर रहे हैं तो आपको कितना देखा सुना जाएगा ये आपके स्किल पर निर्भर है। मनोज तिवारी बोलेगा तो उसको कितने लोग सुनेंगे उसके स्किल पर निर्भर है। हमारी बात का असर होगा कि नहीं होगा। तो इसके साथ साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण बात थी महिला। अब आज के समय में हम महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मेरी बेटियों बाहर निकलो, उड़ो। स्त्री पुरुष एक समान। तुम बेटियां बाहर निकल रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बाधा आती है कि जब वो काम करने निकल के जाती हैं तो वो रहेंगी कहां। और वो ऐसी जगह रहे कि उनको इसकी गरिमा के साथ रहने का, उनके परिवार को भी लगे कि नहीं मेरी बेटी बहुत अच्छे से एक जगह रहती है। इससे उनका भी प्रोत्साहन बढ़ेगा। और उसका कार्य इस बजट में हुआ है जब हम हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने जा रहे हैं। इस बात को हम जितना ढंग से समझेंगे, हमारी 3 बेटियां हैं। अगर हमारी बेटी मुंबई में रह के पढ़ाई कर रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, या कहीं वो देहरादून में या कहीं जाएगी तो उसके रहने की व्यवस्था क्या है उसकी चिंता नहीं करनी है बेटियों को। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल। और इसका एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, मेरी लोकसभा में ये ढका गांव में 1000 कमरों का गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है। मगर वो सिर्फ दिल्ली में ही क्यों हो, वो देश के हर जिले में हो। ये इस बजट की बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको एलेबोरेट करना हो तो कई तरह से किया जा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है, इन दिनों में बड़ा विवाद किया गया विपक्ष के द्वारा कि मनरेगा का नाम बदल रहे हैं, मनरेगा का क्या होगा, कैसे होगा। विकसित भारत की कल्पना गांधी जी का भी सपना था। और आज जब हम
विकसित भारत, वैसे तो उसको शॉर्ट में जी राम जी बोलते हैं और कुछ लोग पता नहीं क्यों राम जी का कैसे भी है, तो उनकी मानसिकता वो जाने। लेकिन गांधी जी जो राम को हमेशा राम का नाम बड़े श्रद्धा से लेते थे, हम लोग इस नई व्यवस्था में 100 घंटे की जगह 125, 100 दिन की जगह 125 दिन साल में काम देंगे, वो तो देंगे, लेकिन मनरेगा में जो पैसे पहले से हैं, जो काम चल रहे हैं, वैसा भी लगभग 30,000 करोड़ का बजट है, जिसको वहां लगाने के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। और इसके लिए हमारी वित्त मंत्री के सूझबूझ का बड़ी धन्यवाद दिया जाना चाहिए। अब एक चौथा पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं लूंगा, मैं थोड़ी बात करके ही आपको, क्योंकि हमारे कई साथियों ने बात करी है। आज एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट डेटा, और जब डेटा की बात होती है तो हमें चिप की जरूरत होती है। वो कहां से, अभी भी हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, हालांकि हमारा देश बहुत तेजी से इसमें आगे बढ़ा है। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को, जो स्वयं, चाहे वो वैक्सीन बनाने की बात हो या फिर चिप बनाने की बात हो, वो जो लोग काम कर रहे हैं उनके यहां विजिट करना, वो भले प्राइवेट लोग हो, लेकिन उन लोगों को एक सरकार परिवार की तरह समझती है, सुविधा देना, वन विंडो सिस्टम देना, उसका भी इस बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे भारत डेटा हब बने। हम पहले भी सोच सकते थे, ठीक है, पहले के लोगों ने नहीं सोचा, नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, उनकी सरकार ने सोचा है। हम जब दुनिया के 170 देशों को अनाज दे सकते हैं, हम अमेरिका जैसे देश को दवाई दे सकते हैं, हम दुनिया के सारे क्रूड ऑयल को रिफाइन करके करीब 175 देशों को दे सकते हैं, तो हम डेटा हब क्यों नहीं बन सकते? अवसर देने की जरूरत थी। और आपको बताऊं, इसके लिए एक अलग से बजट में प्रावधान हुआ है, और उस प्रावधान को अब तक के बजट का इन बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिसके ऊपर एक शब्द चल रहा है, रिफॉर्म एक्सप्रेस। तो रिफॉर्म तब होगा ना जब सरकार के बजट में भी उसका प्रावधान होगा। मैं दो और प्रमुख बातें आप सबको बताना चाहता हूं। मैं जब से सांसद बना हूं, मैं शिपिंग का मेंबर हूं, स्टैंडिंग कमेटी का। हम 14 में, हम पता जब किए पहली बार हम पोर्ट विजिट को गए, तो पता चला कि बाहर से जब कोई जहाज शिप आता है बंदरगाह पे, तो 4-4 महीने रुकता है। अब उसमें कुछ भी हो, कई ऐसी चीजें हैं जो देश के अन्य कोने से दूसरी जगह आ रही है, और कई जगह विदेश से भी आ रही थी। अगर 4 महीने बंदरगाह पे रुकता था, तो उसकी जो कीमत बढ़ती थी, उसको देना पड़ता था अल्टीमेटली भारत की जनता को, हमको या आपको। इस बार ये बजट में प्रावधान किया गया है कि जो भी क्लियरेंस है उसको विद इन 48 आवर्स में क्लियर करना ही करना है। तो जब 48 आवर्स में क्लियर होगा, हालांकि इसमें सुधार पहले से भी हुआ है, करीब 2 हफ्ते में क्लियर होने लगा था, लेकिन अब 2 दिन में क्लियर हो, इसकी व्यवस्था इस बजट में की गई। और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो कस्टम हो, चाहे वो जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनाई जा रही है कि आपको 48 घंटे से ज्यादा अगर रोकना है तो आपको बड़ा रीजन देना पड़ेगा, और अगर उपयुक्त नहीं हुआ तो सजा के भागी बन सकते हैं। मैं समझता हूं बंदरगाह का इस प्रकार से क्लियरेंस भारत के 90% सामान की उसके दाम को बहुत कम करेगा, जो इस देश के लिए बहुत जरूरी है। और एक बिंदु जो मुझे इस पे काम करते हुए, जब से मुझे तो प्रवीण शंकर जी ने कहा था कि आप 3 को ही करो, मैंने एक दिन और टाइम मांगा इनसे, तो 5 को मैं आपसे बात कर रहा हूं। इस देश में अब बनारस बुलेट ट्रेन से जुड़ने जा रहा है। इस देश में जो दूरी आज मुंबई और दिल्ली की है, वो आने वाले
5 से 7 वर्ष लगेंगे, लेकिन हम उस पर काम शुरू कर दिए। बजट का प्रावधान हो गया जब हमारी मुंबई की दूरी 6 घंटे में पूरी करने में, हम तमिलनाडु तक की दूरी को 8-8 घंटे में तय करेंगे। ऐसा बुलेट ट्रेन की व्यवस्था, स्पेशल कॉरिडोर रेलवे के लिए वो बनाने का प्रावधान इस बार किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, हाईवे। तो जो रेल का कनेक्शन, जो 7 कॉरिडोर्स बनाने की बात है, मैं जितना समझ पाया हूं काम करते हुए देश के लिए सांसद के रूप में, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट जिसमें सरकार ने कहा कि हम इसको करेंगे, इसके लिए पैसा देंगे। और ये सब कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बताऊं, जब आज मैं आपसे बजट पे बात कर रहा हूं तो इस महीने का भी जो पिछला महीने था, हमारा जीएसटी 1.93 लाख करोड़, 1,93,000 करोड़ एक महीना में जीएसटी आई। और लोग अब जीएसटी की शिकायत नहीं करते दोस्तों। बीच में जीएसटी का आपने देखा होगा कितना स्लैब घटाया गया। अब तो 28% का स्लैब ही खत्म हो गया, और जो 18% था 12% हो गया, 12%, 5% कई हो गया, कई तो 0 हो गए। उसके बाद भी क्या देश है हमारा, कितना विश्वास मोदी जी ने किया, उसका रिटर्न कितना अच्छा मिलता है, ये सब हम लोग देख रहे हैं। तो इस रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। दूसरी चीज मैं आप सबसे एक बात कहने दे देता हूं, पता नहीं तुमने लिया होगा कि नहीं। पावर सेक्टर में हमारी आत्मनिर्भरता, बिजली के दाम पहले से भी कम करके देना है लोगों को। इसके लिए चाहे वो सोलर एनर्जी की बात हो या हाइड्रो एनर्जी की बात हो, इस सब के लिए एक बहुत ही अच्छा बजट में प्रावधान है। और जिनको डायबिटीज है, जिनको ऐसी समस्याएं, बीमारियां जो खान पान से और रहन सहन से हो रही है, उसके लिए पहली बार इस देश में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स की एक बड़ा बजट बना करके उसको बनाने की तैयारी है, रिसर्च से लेकर और इलाज तक। और ये दुनिया के लिए भारत मेडिकल टूरिज्म का हब बनेगा, ये हमारा विश्वास है। आज भी हम बहुत अच्छा चल रहे हैं। हम अभी भी जब थोड़े दिन पहले अभी टूरिज्म की मीटिंग लिए थे तो हमें पता चल रहा है कि हम बहुत तेजी से, दुनिया के लोग हमारे यहां आते हैं इलाज कराने। और कई जगह तो हम राष्ट्रपति जब कोविंद जी थे तो उनके साथ हम कई जगह गए जहां दूसरे देशों में हम हॉस्पिटल भारत खोल रहा है। तो इन सारी चीजों में ये 2 चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको मैं इस समय चाहता हूं कि मीडिया भी इसको चर्चा करे, लोग इसको ध्यान से समझें। विश्वास तो है ही आपका। इन सब चीजों में मेरे मन से एक बात निकली कि देखो, मक्खन पे लकीर तो बहुत लोग बनाते रहे, लेकिन पत्थर पे लकीर खींचने का जो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए, देश के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसका रिटर्न आज क्या हो रहा है, हमने, आपको जान के खुशी होगी कि हमारा रक्षा बजट पहले से लगभग 20 गुना ज्यादा बढ़ गया। हम क्यों नहीं बढ़ाए? हमने जब ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस समय आकाश से ड्रोन आ रहे थे, ड्रोन को मारे जा रहे थे, कुछ जगह हमारी चुनौतियां भी थी, तब तक हमारे देश का कोई व्यक्ति यही सोचता था इजराइल बड़ा आगे है, वो कोई भी बम आता है तो अपने देश में गिरने नहीं देता। लेकिन ये क्षमता हमारे देश ने भी देखा। मगर अगर एक लंबे समय तक कभी ऐसी बात आई तो उसके लिए भी हमें सुरक्षित रहना चाहिए। उसके लिए हमारे देश का रक्षा बजट 20 गुना ज्यादा बढ़ना, यह हमारे देश के वित्त मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा विजन है। और यही कारण है कि आज विपक्ष ऐसा तिलमिलाया हुआ है कि वो बजट पे अभी भाषण नहीं होने दे रहा। अभी तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे भाषण नहीं हो रहा है। उनके अंदर की विक्षिप्तता ऐसी है विपक्ष की
कि वो इतनी अच्छी अच्छी बातें जो हम आपके मीडिया के थ्रू बता रहे हैं, हमें इसे संसद में ही बताना है, देश को बताना है, लेकिन वो उसके लिए हमको रोक रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तो ऐसी स्थिति आई थी उन लोगों के विरोध के कारण कि आज मैं बात कर रहा हूं, आज आप कुछ और समाचार चला रहे होते, जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी के चेयर तक आकर के और महिलाओं को आगे करके जो उन्होंने कृत्य किया है, उसकी बात हम करेंगे बाद में कभी। लेकिन दोस्तों, ये जो बजट है, जब देश की दूरियां आपस में कम होंगी तो दिल भी नजदीक आएंगे। आज हमारे लिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, केंद्रीय भारत, नॉर्थ ईस्ट का भारत अब हमारे लिए दूर नहीं है। हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं और मैं बड़ी खुशी के साथ इस शानदार बजट के लिए निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस विजन को उस लक्ष्य तक देखा है जहां पर कई लोग नहीं देख पा रहे थे। हम वहां देखे भी हैं और पहुंचे।